सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो। जहाँ बिल्कुल हम बात करेंगे आज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर की। ईथर का रासायनिक गुण। ईथर की रासायनिक अभिक्रियाएं निम्नलिखित रूप से होती है। पहला है अल्काइल ग्रुप के कारण प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि एक जाता है दूसरा आता है। तो पहला तो अल्काइल ग्रुप के कारण प्रतिस्थापन अभिक्रिया। दूसरा हो सकता है ये तो आपका ईथर है, ईथर पर लोन पेयर उपस्थित होते हैं। लोन पेयर कहने का मतलब इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, जिस वाटर मोस्ट में होते हैं। बॉन्ड बनाने में इधर वाला और इधर वाला भाग ले लिया तो ये बच गया, इसके कारण हो सकता है। और तो दूसरा कारण तो ये बताया। तीसरा कारण ये हो सकता है कि यहाँ का सी और वो बॉन्ड का ये विखंडन हो जाए, मतलब ये बॉन्ड टूट जाए तो रिएक्शंस हो सकते हैं। तो पहला है अल्काइल ग्रुप के कारण प्रतिस्थापन अभिक्रिया। देखेंगे ये हमने डाइथाइल ईथर ले रखा है, इसकी अभिक्रिया क्लोरीन से। यहाँ पे मैंने लिखा है जब ईथर की अभिक्रिया क्लोरीन से अंधेरे में कराई जाती है तो वो 1,1 डाई क्लोरो डाइथाइल ईथर बनता है। अरे भाई अंधेरे में ही क्यों, प्रकाश में क्यों नहीं? तो जब बिल्कुल अंधेरे के बाद प्रकाश में भी ये रिएक्शन होगा। दोनों इस सिचुएशन में अलग अलग प्रोडक्ट बनेंगे। पहले मैंने अंधेरे में कराया, इसके बाद ये इसे उजाले में अर्थात लाइट में भी कराएंगे तो क्या बनेगा उसे देखेंगे। तो क्या है, एक क्लोरीन के 2 मॉलिक्यूल हैं, एक यहाँ पे चला जाएगा, उसके बदले यहाँ से हाइड्रोजन चला जाएगा। यही हुआ प्रतिस्थापन अभिक्रिया। देखेंगे CH3 CH2O, CH2 में से हाइड्रोजन हटा देंगे, CH एक क्लोरीन लगा दिए, ये CH3 का CH3 प्लस हमने यहाँ रखा, यह हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा क्लोरीन के पास जाएगा प्लस HCl। इसके बाद जगह नहीं था हमने ऊपर रखा है, इसी को फिर से नीचे लाएंगे CH3 CH2O CHCl CH3, इसको फिर से क्लोरीन से डार्क में रिएक्शन कराएंगे, मतलब अंधेरा में। तो यहाँ से तो एक हाइड्रोजन चला गया, इसका आकर्मण अब इस पे नहीं होगा, इस पे नहीं होगा, जहाँ कम हाइड्रोजन है उस पे होगा, फिर इस पे होगा। तो क्या होगा, बिल्कुल उसी तरह से क्लोरीन आएगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन जाएगा। तो ये CH3, ये जो CH2 है वो CH रह गया, यहाँ पर भी एक क्लोरीन आ गया, इसके बाद O फिर CH, यहाँ पर तो Cl था, CH3 प्लस HCl। यह है आपका 1,1 डाई क्लोरो 1,1 डाई क्लोरो डाइथाइल ईथर। तो इस तरह से इसे, या फिर इसे हम डायरेक्ट लिखेंगे डाई क्लोरो डाइथाइल ईथर बनता है। डाई क्लोरो डाइथाइल, क्यों? क्योंकि एक ये है डाई क्लोरो डाइथाइल ईथर बनता है। तो ये हुआ। अब अगला है, अब मैं इसे मिटा रहा हूँ। दूसरा नंबर, ईथर के ऑक्सीजन पर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के निर्जन युग्म के कारण अभिक्रिया। ईथर के ऑक्सीजन पर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के निर्जन युग्म के कारण अभिक्रिया, इसमें क्या होगा? तो दूसरा नंबर है। तो ईथर इसमें है जो रिएक्शन कराया जाता है, जैसे देखेंगे CH3 CH2O CH2 CH3, इस पे इलेक्ट्रॉन है, इसका रिएक्शन हमें करा देना हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन कराते हैं तो क्या बन जाता है, ये ऐसा हो जाता है C2H5 C2H5, 2 3 और 2 5, इधर भी वही चीज़ है। तो इसका हमने होल 2 लिख दिया, O लिख दिया।
ये दोनों के बदले होल टू किया है, उसके बाद ओ, उसके बाद इसके साथ H लग गया और Cl बाहर में चला जाता है और इस पूरे पे ऑक्सीजन पे प्लस और HCl पर माइनस हो जाता है। इसे ईथर का ऑक्सोनियम लवण भी बोलते हैं, डाई इथाइल ऑक्सोनियम परऑक्साइड इसे बोलते हैं, डाई इथाइल ऑक्सोनियम पर ऑक्साइड इसे बोलते हैं। ऑक्सोनियम परऑक्साइड नहीं, यहाँ पे Cl है, डाई इथाइल ऑक्सोनियम क्लोराइड ये बनेगा। तो ध्यान देंगे, क्वेश्चन आ सकता है कि जब डाईइथाइल ईथर की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराते हैं तो क्या बनता है, तो बनता तो डाईइथाइल ऑक्सोनियम क्लोराइड बनता है। और ये जो रिएक्शन है इट इज ड्यू टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन ऑक्सीजन एटम। ईथर के ऑक्सीजन पर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के निर्जन युग्म के कारण रिएक्शन हुआ। कुछ और रिएक्शन है वो भी हम देखेंगे। अगला रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ डाईइथाइल ईथर विथ H2SO4। H2SO4 से रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, CH3 CH2 का होल टू O। जैसे डाईइथाइल ईथर है, क्योंकि एक CH3 CH2 इधर दूसरा उधर, H2SO4 से रिएक्ट जब कराते हैं तो क्या होता है, जो प्लस में टूटने वाला है वो अंदर आ जाता है। इस तरह से CH3 CH2 का होल टू O के साथ आ जाता है H, अब बाकी बचा क्या, H आ गया इसमें से, तो HSO4 बचा जो बाहर में, इसमें माइनस और इस पे प्लस आ जाता है। इसका नाम हो जाएगा डाईइथाइल ऑक्सोनियम हाइड्रोजन सल्फेट। इस तरह से रिएक्शन हुआ। अगला रिएक्शन करने से पहले थोड़ा सा इसमें इंक डालना होगा दोस्तों, तब तक आप इसे क्या करें, नोट कर लें। अगला रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ डाईइथाइल ईथर विथ BF3। BF3 का मतलब बोरॉन ट्राईफ्लोराइड से। तो क्या होता है, BF3 से जब इसकी रिएक्शन हम कराते हैं तो देखेंगे बिल्कुल सब कुछ वही होगा। ये हो जाएगा CH3 CH2 का होल टू O। इसके बाद ये डायरेक्टली यहाँ पर आकर के जुड़ जाता है, BF3 बनता है। इसका नाम है बोरॉन ट्राईफ्लोराइड इथरेट। अगला रिएक्शन हमें करना है, इसे मिटा रहे हैं। अगला रिएक्शन है CO बॉन्ड के विखंडन के कारण अभिक्रिया। जैसे अभी हमने देखा था
पहला रिएक्शन था किसके कारण, तो पहला रिएक्शन था ये अल्काइल समूह के कारण, अल्काइल ग्रुप के कारण। दूसरा था O पर उपस्थित लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण। तीसरा है CO बॉन्ड के विखंडन के कारण। तो इसमें क्या होता है, जैसे इसमें सबसे पहला रिएक्शन है रिएक्शन विथ हॉट एंड कॉन्सनट्रेटेड H2SO4, मतलब गर्म एवं सांद्र H2SO4 से रिएक्ट करना, किसको, ईथर को। तो ईथर मतलब CH3 CH2O CH2 CH3 रिएक्ट कराना है H2SO4 से। ये रहेगा क्या, हॉट एंड कॉन्सनट्रेटेड, हिंदी होगा गर्म एवं सांद्र। आप लोग हिंदी लिख लें, गर्म एवं सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। तो ये जब रिएक्शन करता है तो इसका एक H इसके साथ बाकी अलग हो जाता है। तो CH3 CH2OH OH प्लस, जैसे क्या करेगा HSO4, ध्यान देंगे H अलग हो जाएगा, HSO4 अलग हो जाएगा। मान लिया जाए कि इतना इसके साथ आ जाता है, समझेंगे, H इसके साथ आ गया तो HSO4 इसके साथ आ जाएगा, प्लस CH3 CH2 इंटू HSO4। तो इस तरह से आप देख सकते हैं एक इथाइल अल्कोहल है, एक इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट है, इसका नाम इथाइल अल्कोहल, इसका नाम हो जाएगा इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। इसका दूसरा रिएक्शन है हाइड्रोजन आयोडाइड से। देखेंगे रिएक्शन ऑफ डाइथाइल ईथर विथ हाइड्रोजन आयोडाइड, हिंदी हुआ डाइथाइल ईथर का हाइड्रोजन आयोडाइड से अभिक्रिया। तो इससे रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, तो CH3 CH2O CH2 CH3 इसकी रिएक्शन करना है HI से। ये है जो हीट करने पर ये रिएक्शन करेगा, तो हीट करने पर रिएक्शन होगा तो आयोडीन चला जाएगा इसके पास, तो C2H5I बनाएगा, C2H5 दो C2H5 है क्योंकि इधर भी है और इधर भी है, प्लस तो आयोडीन भी दो हो गया, दो लगाएंगे, हाइड्रोजन दो है, आयोडीन चला आया, ऑक्सीजन गया इसके पास, बना लिया H2O इथाइल आयोडाइड। ध्यान देंगे जब डाइथाइल ईथर का रिएक्शन हाइड्रोजन आयोडाइड से हाई टेम्परेचर पर कराते हैं तो इथाइल आयोडाइड और वाटर बनता है। अब है जो थर्ड नंबर रिएक्शन ऑफ डाइथाइल ईथर विथ, थर्ड हमने इसी को बना देना है। यहाँ पे अब लिखना क्या है, डाइथाइल ईथर विथ एसिटाइल क्लोराइड। अगला रिएक्शन इसमें जो है एसिटाइल क्लोराइड से कराना है, एसिटाइल क्लोराइड से कराना है। तो CH3 CH2O CH2 CH3 प्लस Cl C डबल बॉन्ड O CH3 या CH3CO Cl, ये एसिटाइल क्लोराइड है। ये जब रिएक्ट करेगा तो रिएक्शन के बाद CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 C डबल बॉन्ड O इसके साथ CH3 C डबल बॉन्ड O, ये देखेंगे ये है जो इसके साथ पूरा चला जाएगा, तो यहाँ से टूटा ये आ करके इसमें जुड़ जाएगा, O CH2 CH3 प्लस CH3 CH2 में आएगा Cl, CH3 CH2 और Cl। तो इस तरह से बन जाएगा
इसका नाम हो जाएगा इथाइल, और 2 इथाइल एसीटेट, इसका नाम हो जाएगा इथाइल क्लोराइड। क्वेश्चन आएगा कि क्या होता है जब डाईथाइल ईथर की अभिक्रिया एसिटाइल क्लोराइड से कराई जाती है। तो आंसर हमारा होगा जब डाईथाइल ईथर की अभिक्रिया एसिटाइल क्लोराइड से कराई जाती है तो इथाइल एसीटेट तथा इथाइल क्लोराइड प्राप्त होता है। अब है जो अगला रिएक्शन है, मिटाते हैं इसे। अगला है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण। तो ईथर एक ऐसा कंपाउंड है जो बहुत ही विषैला है, इसे सूंघने पर बेहोशी उत्पन्न होता है। लेकिन सूंघने वक्त या सूंघाने वक्त इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब इसे सूंघाया जा रहा हो तो इसमें हवा के साथ साथ सनलाइट, मतलब हवा और सूर्य प्रकाश दोनों एक साथ न मिले। अगर एक साथ दोनों मिलता है तो ये बहुत ही विषैला प्रोडक्ट बना लेता है। इसका इस्तेमाल सर्जरी में अर्थात शल्य चिकित्सा में रोगियों को बेहोश करने के लिए अर्थात लोकल एनेस्थेसिया के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन सुंघाने वक्त इस बात का ध्यान रखा जाता है, या फिर पैकिंग करने वक्त इस बात का ध्यान रखा जाता है कि एयर तथा सनलाइट दोनों एक साथ इसके कांटेक्ट में ना आए, नहीं तो फिर ये पॉइजन बन जाता है, विष बन जाता है, जिसे सूंघने पर मनुष्य की डेथ हो जाती है। फिर मनुष्य ये और कई परेशानी और दूसरे कई परेशानी भी हो सकता है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि जब ईथर को सुंघाया जाए या ईथर को पैक किया जाए तो उसमें गैप ना हो, एयर गैप ना हो और उसमें सनलाइट ना मिले। इसीलिए इसे ऐसे बोतल में रखा जाता है, ऐसे बोतल में पैक किया जाता है कि उससे होकर के सनलाइट आर पार ना जा सके। और साथ ही साथ जिस बोतल में रखा जाता है उसमें उस बोतल में ऊपर तक लबालब, मतलब खाली ना हो कि उसमें हवा जा सके, ऊपर तक एकदम पूरी तरह से भर करके रखा जाता है कि उसमें है जो हवा का जगह ना बचे। तो देखेंगे कि ऑक्सीकरण करके ये करता क्या है, कैसे इसका ऑक्सीकरण होता है। तो देखेंगे डाईइथाइल ईथर की बात करें, CH3CH2O CH2CH3, अगर इसे हवा मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है तो क्या कर लेता है, CH3CHO CH2CH3, ये जो है ये ऑक्सीजन इसके साथ आ जाता है और इसका एक हाइड्रोजन इधर आकर के जुड़ जाता है। डाईइथाइल ईथर हाइड्रो पेरोक्साइड बनता है। डाईइथाइल ईथर हाइड्रो पेरोक्साइड, हाइड्रो पेरोक्साइड बनता है। तो इस तरह से हमने देखा ईथर से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट रिएक्शंस, है ना। तो अगले वीडियो में कुछ और देखेंगे, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को विजिट करें, देखें, इससे पहले जो वीडियो बनाए उसे देखें। बहुत लोगों का कमेंट आ रहा था, व्हाट्सएप पे भी मैसेज आ रहा है कि सर मैथ का वीडियो बनाएं। तो हमारे ग्रुप में एक रोहित सर हैं, उनका एक चैनल है मैथ क्लासेस से, तो आप मैथ के लिए उन पे विजिट करें, उन्हें देखें। और बहुत लोगों का ये कमेंट था कि सर इंटीग्रेशन का वीडियो बनाएं, तो मैं देखूंगा, प्रयास करूंगा कि अगर इंटीग्रेशन का संभव हो तो इंटीग्रेशन का मैं वीडियो बना करके आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा। लेकिन अगर इंटीग्रेशन का वीडियो चाहिए तो उससे पहले आप लोग को अच्छे से डिफरेंशिएशन पढ़ लेना होगा, बिकॉज जहाँ पे अधिकतर इंटीग्रेशन में थोड़ा सा ही, लेकिन डिफरेंशिएशन का यूज अधिकतर इंटीग्रेशन में डिफरेंशिएशन का यूज लगभग होता है। तो आप लोग पहले, अगर हमसे इंटीग्रेशन का वीडियो आप लोग को चाहिए तो मैं इंटीग्रेशन का तो उपलब्ध करा दूंगा, लेकिन आप लोग इससे पहले डिफरेंशिएशन जरूर पढ़ लें। और नहीं पढ़ पाते हैं, अगर चाहिए तो डिफरेंशिएशन का वीडियो भी हम उपलब्ध करा देंगे। ऐसे आप भी हमारे रोहित सर जो हमारे ग्रुप में है वो डिफरेंशिएशन का वीडियो उनका आया हुआ, डिफरेंशिएशन तक वो पढ़ा दिए हैं, तो बेसिक से लेकर के हाई लेवल तक वो पढ़ा चुके हैं। तो आप उनके चैनल पे विजिट कर लें, रोहित मैथ क्लासेस करके आप सर्च करेंगे यूट्यूब पे तो वो आ जाएंगे। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, तब तक आप मज़े में रहिए, अच्छे से रहिए, पढ़ते रहिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए, अपने दोस्तों से विजिट करवाइए। और
तब तक के लिए अभी तो कोरोना वायरस के कारण अच्छे से क्लास नहीं खुल पाया है। हम सरकार से एक अनुरोध करना चाहते हैं, एक संदेश सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं, जो शिक्षा मंत्री हैं या फिर जो सरकारी महकमे में ऊंचे पोस्टों पर हैं, तो मैं उनसे एक आग्रह करना चाहता हूं कि बहुत लोग जो छोटे मोटे शिक्षक थे वो सिर्फ ट्यूशन पे ही आश्रित थे, क्योंकि बेरोजगारी तो बहुत ज़्यादा है हमारे देश की। आप लोगों को भी पता है, सरकार को भी पता है, हमें भी पता है। जो लोग सिर्फ इसी पे, शिक्षा पे ही, ट्यूशन पे ही आश्रित थे, अपना जीवन यापन कर रहे थे। 3-4 महीने बंद हो जाने के बाद बहुत से लोगों की ऐसी स्थिति हो गई है कि उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चों के लिए दूध खरीदने के लिए उनके पास पैसे नहीं है। वो रोते हैं, फ़ोन करते हैं। बहुत लोगों के मेरे पास कॉल आया कि सर क्या हाल है, कैसे, तो आगे क्या होगा। तो आगे की सरकार की रणनीति का तो अभी कोई अता पता नहीं है। सरकार को ये भी पता नहीं है कि 12 में बच्चे हैं, 10th में बच्चे हैं, उनका फ्यूचर क्या होगा, कैसे वो एग्ज़ाम देंगे, कैसे आगे उनका चलेगा। मैं सरकार से आग्रह करता हूँ, जो शिक्षा मंत्री हैं, जो भी हैं, उनसे मैं आग्रह करता हूँ कि ये अगर आप शराब के ठेके खुलवा सकते हैं तो स्कूल कोचिंग को भी आपको खुलवाना होगा, खुलवाना ही चाहिए। क्योंकि ठेके से बच्चे पास नहीं होंगे, शराबी बनेंगे। शराब के ठेके तो आपने खुलवा दिए जहाँ पे शराब चालू है वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे जो भी लोग शिक्षा पे ही डिपेंड है, ट्यूशन पे डिपेंड है, क्योंकि बेरोजगारी है, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है, तो वो क्या कर सकते हैं। आप लोग खुद सोच करके देखें, हमारे इस संदेश को आप ऊपर तक पहुँचाएँ। और इससे है जो, और हम लोग बहुत बड़े बिजनेसमैन नहीं हैं। एक बच्चे से 3,000 से 3,500 एक सब्जेक्ट का लेते हैं और अच्छी तरह से उसे पढ़ाते हैं, तो बहुत बड़े पैसे नहीं लेते हैं। तो हमने बहुत बड़ा बिजनेस नहीं कर रखा है, सिर्फ बच्चे को अच्छे नंबरों से पास कराते हैं। इसके लिए हमें 3,000 से 3,500 एक सब्जेक्ट के लिए एक बच्चे देते हैं, और ये बहुत बड़ा बिजनेस नहीं है। तो सरकार से, सभी से हमारा आग्रह है, जो इससे रिलेटेड हैं इन्हें खोलने का आदेश दें। जहाँ तक संभव हो सोशल डिस्टेंस का क्लास में पालन किया जाएगा बच्चों को पढ़ाने के वक्त। लेकिन आप देख सकते हैं मॉल में भीड़ होता है, इसके अलावा सिनेमा हॉल में भीड़ होता है, मंडी में, जहाँ तक सब्जी मंडी है वहाँ पे बहुत सारा भीड़ हो रहता है। कहीं भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है, उससे कोरोना नहीं होगा। और ये अगर पालन करवाना तो सभी जगह करवाना चाहिए। स्कूल कॉलेज को बंद रखने से अगर कोरोना पर काबू पा लिया जाएगा, तो ऐसा संभव नहीं है। अगर कोरोना पर काबू पाना है तो सभी को बंद रखना होगा, नहीं तो खुला हुआ है तो स्कूल और कॉलेज को खुल जाने से कुछ ज़्यादा नियंत्रण नहीं होने वाला है। दोस्तों, हमारे वीडियो से, अगर हमारे बातों से अगर आप सहमत हैं तो इसे आगे तक पहुँचाएँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।